वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर। आज के डिबेट आर में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर में जो भारत जुल्म और सितम के पहाड़ ने तोड़ दिए हैं, और एक सोशल मीडिया पे तस्वीर ऐसी आई कि जिसने पूरी दुनिया में आलमी जंजीर और आलमी ज़मीर यकीनन झंझोड़ दिए होंगे इस अहम तरीन मौजू पर। और लद्दाख की क्या सिचुएशन है, इस पर भी गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मेहमानों को दावत दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़मान मिर्ज़ा, चेयरमैन जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स साहब हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपके वक्त का। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुमताज़ सलीम लंगा साहब, इंचार्ज उर्दू सर्विस पंजाब APP के। सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये जो हुमायूं ज़मान मिर्ज़ा साहब तस्वीर आई है, एक नवासा अपने नाने की मैयत के ऊपर बैठा हुआ है, क्या असरात आए हैं इसके दुनिया भर में? आप तो ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं, आवाज़ करते हैं, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसके क्या एस्पेक्ट आए हैं सामने? राना साहब, जो कल मकबूजा जम्मू कश्मीर में सोपुर के मुकाम पर भारत की तरफ से और उसके कातिल जो वज़ीर आज़म मोदी सरकार की तरफ से एक सिविलियन, एक आम कश्मीरी जो घर से अपने नवासे को लेकर एक दूध लेने के लिए बाहर निकला, ये सितम ज़रीफ़ी देखें हैं तारीख़ की कि वो महाभारत जो अरसा 70 साल से कश्मीरियों के बुनियादी जो हक़ आज़ादी है उसको बज़ौर बंदूक, बज़ौर टैंक वो दबा रहा है। अब वो जो बशीर साहब कश्मीरी जो थे, वो अपने नवासे 3 साल नवासे को लेकर जब बाहर जाते हैं तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। एक नन्ना मुन्ना मासूम बच्चा जो दूध पीने के काबिल था, बिल्कुल, उसको पुलिस ने थप्पड़ मारे। जो बंदूक का जो बट है वो भी उस बच्चे को मारा, उसके बाप को नाना को वो मारते रहे। इसके बावजूद कि देखें कि हिंदुस्तान की जारियत और उसकी बुज़दिलाना हरकतें, इतना बुज़दिल दुनिया का मैंने कोई मुल्क नहीं देखा कि जिसका एक आम सिविलियन पर अपनी बंदूक रखकर वो उससे खौफज़दा है। वो खौफज़दा क्यों है? कि वो महज कश्मीरी हैं, और ये वो बहादुर कश्मीरी हैं जो मकबूजा कश्मीर में जिसने सीने पे गोलियां खाई हैं। बिल्कुल, कल जब उस कश्मीरी जो वहाँ के रहने वाले थे सोपुर के बशीर साहब शहीद, तो उसके छाती पर जो बच्चा बैठा था तो वो बाप से खेल रहा था, उसको नहीं पता कि मेरा बाप शहीद हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अब वो काफ़ी देर उस बच्चे के हाथ अपने नाना के खून से जो है रंगीन हो गए और मैयत वहाँ पड़ी हुई है। और इंडियन आर्मी जिस तरह उस शहीद की मैयत को जिस तरह उन्होंने उसकी तजलील करने की कोशिश की, पूरी दुनिया देख रही थी कि ये वो मुल्क है जिसने हमेशा इंसानी हकूक पामाल किए, काले कवानीन को लगाता रहा। सोपुर में हमारी बच्चियाँ बाहर आ गई, बच्चे बाहर आ गए। कल 330 दिन के दौरान जब मैं कल कुपवाड़ा में मेरे अजीज़ थे, मैं उनसे टेलीफोनिक बात हुई इस डेडलॉक में, जितने अरसे से ये कश्मीर में, तो उस दौरान वहाँ पर सोपुर में भी अजीज़ों से बात हुई, तो वहाँ आओ बकार थी। और कश्मीर की आवाज़ को सुनने वाला वो जो यूनाइटेड नेशन है, उसको हम ये हमारे कश्मीर की बहनें बेटियाँ चीख कर कह रही थी कि कब हमें ताकतवर, जालिम और एक खूनखार कातिल मुल्क भारत और उसके कातिल वज़ीर आज़म मोदी से कब जान छूटेगी। वो नन्हा बच्चा फरियादें कर रहा था कि मेरे नाना को वापस ना मारो। उसकी वीडियो जो वायरल हुई, उस वीडियो पे भी मैं आता हूँ। पहले मैं ज़रा शरीके गुफ्तगू कर लूँ। मुमताज़ सलीम लंगा, इंचार्ज उर्दू सर्विस पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। लंगा साहब, इनके बकौल तो कि जूं तक नहीं रेंगी यूनाइटेड नेशन में, और आज जो हम वीडियो देख रहे हैं और जो एडिटिंग किसी माहिर ने की है कि वो बच्चा अपने नाना के उसी सीने पे बैठ के, और उसके इर्द गिर्द जो हैं वो सारी यूनाइटेड नेशन के वो चेयर्स रखी हुई हैं और उनके सरबराहान बैठे हैं। उनके जूं रेंगी है कि नहीं? इंडियन मीडिया में बड़ी कोई फाल्स किस्म की खबरें चल रही हैं कि कुछ नहीं कहा जा रहा है, इंडिया का हक है, ये सारा कुछ राइट है। शुक्रिया राना साहब। इसका मैं आपको पीछे थोड़ा सा पस मंज़र में लेके जाना चाह रहा हूँ। अभी चंद दिन पहले जो लद्दाख में के मुकाम पे इंडिया की जो तारीखी फ़ौज की छतरोल हुई है, वो पूरी दुनिया को उसकी तवज्जो उठाना चाह रहे हैं,
हटाना जो चाह ऐसे रहे हटाएंगे हैं जी। मुमताज साहब, ये ये ओचे एक हथकंडे आप कश्मीर में देख रहे पिछले 8 महीनों से ये जुल्म जो किया जा रहा है, और आफरीन है जो कश्मीरी जो है ना वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं इस बात का। और जो भारतीय जो मीडिया है वो जो है ना वो अपने प्रेशर में आकर जो वहाँ के जो प्रेशर ग्रुप हैं ARS वगैरह उनके प्रेशर के RSS वगैरह के गुंडे उनके हमला करते और हैं, जी बिल्कुल ठीक है। वो हमला करते हैं, उसी प्रेशर में आके वो पाकिस्तान पे वो प्रोपागेंडा करते हैं। उसकी जो मेन जो रीज़न है वो ये पाकिस्तान जो अब तरक्की की जानिब गामजन है, CPEC बन रहा है, और आलमी ताकतों ने भारत को आगे जो है ना इसको किया हुआ है, और भारत जो है ना आए दिन जो है ना पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चाहे कभी कराची हो, स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो, या बलूचिस्तान हो, और वो कोई मौका हाथ से जाने आपकी नहीं दे रहे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर पे बड़ी सख्त गिरफ्त है। लंगा साहब मुझे ये बताएं कि ये जो कड़ियाँ मिल रही हैं, पहले कराची में हमला होना सिक्योरिटी फोर्सेस पे, फिर स्टॉक एक्सचेंज पे हमला होना, और फिर ये कश्मीर में सारा कुछ, क्या आपको लगता है कि जो अपनी हजीमत छुपाने के लिए किया जा रहा है, सारा कुछ जो लद्दाख में मार पड़ी है उसको पूरा करने के लिए किया जा रहा है? ये वही है ना कि आदमी जो नजरें हैं जो इस वक्त वो कश्मीर पे हैं, या जो है ना जो उसको ये छुपा रहा है, अपनी शर्मिंदगी छुपा रहा है, ठीक है ना, उसको जो है। UN ने क्या किया इस सारे मामले में? पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है वहाँ पे जाके? UN को मेरे ख्याल में एक वो सख्त नोटिस लेना चाहिए। अब इतने साल हो गए हैं, वो 70 साल से ज़्यादा हो गया है, वो सोया हुआ है, लेकिन अब पहली दफ़ा इमरान खान ने जाके UN को जगाया है, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने भारत के हवाले से अपने अपने वो मुज़म्मती बयान भी दिए हैं। अब जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, ये इंसानियत सोज वाक़या हुआ है जो बच्चे का हुआ है, और आलमी ताकतों को स्पेशली UN को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए जो कश्मीर में ये जो मुजालिम कर रहा है भारत, उसके हवाले से फौरी तौर पर। बिल्कुल ठीक है। मायूस उस्मान मिर्ज़ा साहब, इमरान खान ने तो बड़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ दिया, अब आप ज़रा वो डिटेल बता दें। कल जो बच्चा वो कर रहा था अपनी माँ के साथ डिस्कशन, उसका क्या बताना लगे थे आप हमें? जिस तरह हमारे मोहतरम लंगर साहब ने जिस तरह बात की, जो हिंदुस्तान की सिर्फ कश्मीर के अंदर उसने ये कश्मीरियों को बिजी रखने के लिए नहीं, उसने एक टाइम में उसकी जो खुफिया एजेंसी है वो भी इस वक्त कश्मीर के ना सिर्फ कंट्रोल लाइन पे, जैसे चाइना के हवाले से बात की, लद्दाख में भी वो अपनी तहरीबकारियों में मसरूफ़ है। इस दौरान उसने बहुत से मौजू पर काम खोला हुआ है। तो इस वक्त जो कल का जो वाक़या है उसने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ठीक है। आज जब उस शीर ख्वार 3 साल जो नवासा था और बशीर साहब शहीद का, उसके जब उसके घर वालों ने उससे पूछने की पूरी कोशिश की कि आपके नाना किधर है, किसने मारा नाना को, तो बड़ा मासूम बच्चा, अभी वो पूरी तरह बोल भी नहीं पा रहा, तो वो अपनी तोतली ज़बान में कह रहा था कि टक टक टक। उसने इशारा दिया कि उसको, मेरे नाना को पुलिस ने मारा। ये उस बच्चे के, मासूम बच्चे के अल्फाज थे। क्या ये अल्फाज यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल और OIC को और दुनिया के उन मजहब और प्यार करने वाले, पीस करने वाले ममालिक को नजर नहीं आ रहे? क्या इसका शहीद का जो खून है, क्या इस्लामी उम्मा को, यूनाइटेड नेशन को, क्या इस पर वो अपनी आने वाले हैं जब पूरी दुनिया का अमन जो है वो मोदी तबाह कर रहा है? मैं ये समझता हूँ कि आदमी बरादरी को, यूनाइटेड नेशन को अज़ाइम के खिलाफ जल्दी जनाब के मुकदमा दायर करके इसे नापसंदीदा तीन मुल्क करार दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, ये सारा कुछ होना चाहिए। OIC क्या कर रही है, और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर आज़म तो बड़े एक्टिव हैं, और सिर्फ मज़म्मतों तक नहीं आना चाहिए। जब वो बच्चों बूढ़ों तक को नहीं छोड़ेंगे तो हमें बिलहज़ कौम और मज़हब क्या करना चाहिए, इन सवालात का जवाब लूँगा मैं मुमताज़ सलीम लंगा से। लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है कश्मीर के पॉइंट पर, कश्मीर के इशू पर, जो कल एक इंसानियत सोज वाक़या हुआ है जिसने सारी दुनिया का ज़मीर झंझोड़ दिया है। तो मुमताज़ सलीम लंगा साहब, क्या ये ज़मीर कब जागेंगे इस दुनिया के? हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो आपस में इस तरह की अमारत है कि किसी एक हिस्से को भी दर्द हो तो सारा अमारत उस दर्द को फ़ील करे। क्या हम क्यों नहीं सारे मुसलमान इसको फ़ील कर पा रहे, ये जो जुल्म बर्बरियत कश्मीर में जारी है? राना साहब, मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान जो है ना आपस में बटे हुए हैं, इन्हें मुतहद होने की ज़रूरत है और इस इशू पे जो है ना पूरी दुनिया को बावर करवाया जाए कि जो कश्मीर में जो मुज़ालिम कर रहा है, इतने जुल्म कर रहा है, भारत बर्बरियत कर रहा है, इस पे फौरी तौर पे। और देखे हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान ने पहली दफ़ा जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का इशू लेके गया है और वो इस पे काफ़ी ममालिक ने इस पे नोटिस भी लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे और जो है ना काम करने की ज़रूरत है और सबको मिलकर, यहाँ के जितने भी अपोजिशन जमातें हैं उनको भी आगे आना चाहिए। बाकी जो मुसलमान कम्युनिटी हैं जहाँ जहाँ भी बसते हैं मुसलमान, उसको एक प्लेटफॉर्म पे आगे आके जो है ना इस इशू पे वो क्या ऐसा लाहे अमल हो लंगा साहब के इनको हम इंडिया को एटलीस्ट ये तो बावर करा सकें? पहले देखा हमने कुछ अर्सा पहले कि मुसलमानों पे उन्होंने शदीद जुल्म किए, कुछ मुसलमान ममालिक सामने आए जब और उन्होंने प्रेशर डाला तो फिर उन्होंने वो बाज़ार गर्म जो किया था जुल्म का इंडिया में वो तो बंद कर दिया, लेकिन अब कश्मीर में नए महाज पे आ गए हैं। तो अगर 2-4 मुल्क पाकिस्तान के अलावा जो बड़े मुल्क हैं जिनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है अरब ममालिक में से, वो अगर इनको सख्त ज़ुबान में समझाएं तो क्या समझ नहीं सकते ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता इस मामले में? जी हो सकता है, उनको आगे आना चाहिए। स्पेशली जो है वो सऊदीया को आगे आना चाहिए इस मामले में, और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, मलेशिया है या बाकी, इनको फौरी तौर पे आगे आना चाहिए, इस इशू पे आके बात करें ताकि मलेशिया सऊदीया सारों का ब्लॉक को आगे आना चाहिए। हुमायूं उस्मान मिर्ज़ा साहब, कब तक ये हम मजम्मतें, करारदादें और UN में जाते रहेंगे? हल क्या बनेगा इसका? राना साहब, कश्मीर की जो तारीखी अगर पस मंज़र देखा जाए, इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए, 70 सालों से एक कौम जो है वो अपने बुनियादी हक़ आज़ादी, जिसे हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है, उसके लिए वो लड़ रही है। अपनी 2 लाख से ज़ायद इंसानों ने अपनी कुर्बानी दी, माओ बहनों बुजुर्गों ने। आज कश्मीर में देखें 92 साल सईद अली गिलानी साहब, वो आज भी उसी तरह डटे हुए हैं। यासीन मलिक आज भारत की उस तिहाड़ जेल में जहां मकबूल भट्ट को वहां पर फांसी दी गई, अफजल गुरु को वहां इंसानी हकूक के जो अलमबरदार थे वहां फांसी दी गई। इसी तरह शबीर अहमद शाह है, इसी तरह आज़म इनकलाबी हैं। ये वो कश्मीरी क़यादत, आज मीरवाइज उमर फारूक हैं, प्रोफेसर गनी भट्ट साहब हैं, ये सब इस वक्त घरों में कैद हैं। तो इन हालात में कश्मीर के जो आवाम की नजरें वो पाकिस्तान की तरफ हैं। और एक बात मैं आज यहाँ पर बरबला कहना चाहता हूँ, हमारा जो मसला है कश्मीर का, जो हल है बुनियादी तौर पर वो सिक्योरिटी काउंसिल में हमने जाना है। ठीक है, मसला कश्मीर का हल सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, वो एक है जहाँ पे हमारा मुकदमा है। वहाँ खुद हिंदुस्तान हमको लेकर गया था, ये उसने वादा किया था कि कश्मीर को उनके हक खुदादियत दिया जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम जो सलामती काउंसिल में गए, वहां से 93,000 जंगी कैदी वापस लाए, 5,000 मरबा मील का इलाका लाया। अब ये उसके बाद एक बड़ी अचीवमेंट हुई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक कैटेगरली जब ये बात की कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बात कही कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज, जब मैं कल सोपुर के और उस वाक़या के बाद कुपवाड़ा में जब मैं बात टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहा था, तो उन लोगों ने मुझसे ये पूछा कि हमें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नीयत पर शक नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वो मुतालबा कर रहे थे कि अगर करतारपुर बॉर्डर खुल सकता है तो कश्मीर के तमाम बॉर्डर खोल दिए जाएं, ताकि वहाँ के अजीज़ व कारब बहन भाई। नहीं, कश्मीर के बॉर्डर तो हम खोल देंगे, इंडिया तो नहीं ना चाहेगा सर। मसला तो उन्होंने वो ये कही कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने जो भारत के साथ सफारती तल्कात उस वक्त तक मुनक़ता कर दे जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। और ये वज़ीर-ए-आज़म ने कल कैटेगरी कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर जो वाक़यात हैं, देखें ना, इस मुल्क में तो ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर हमारा कह रहा है कि भारत जारियत कर रहा है, मोदी बुज़दिल है,
کہ وہ معصوم بچوں کو بھی شہید کر رہا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کریں گے کشمیری کہ فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے. ٹھیک ہے. اس طرف کی قیادت اور اس طرف کی قیادت کو مل بیٹھ کر اس میں اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ رکھ کر لیکن ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اس وقت پوری قوم انشاءاللہ متحد ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہم مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کی آج کی اس انٹرویو کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے, کہ مودی 7 سالہ بچے سے لے کر تم 70-80 سال کے بزرگ کو بھی اگر سینے پہ گولیاں مارو گے تو وہ کشمیری اپنی آزادی سے ہٹے گا نہیں, کیونکہ میں کشمیر کا بیٹا ہوں, غلامی سے مجھے نفرت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز سلیم لنگا صاحب, یہ کتنی بڑی چینج ہے اس ٹائم پہ. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے اتنے پہ در پہ دھماکے ہوتے تھے لیکن اس کا پتہ نہیں تھا چلتا کہ پیچھے کون ہے. وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. پہلے ہم بھارت کا نام لے کے اس کا جاسوس تک بھی پکڑ لیا اور ہم ان کا نام نہیں تھے لیتے. ہمارے پرائم منسٹر جو سابقہ تھے وہ نام لینا تک بھی گوارا نہیں تھی کرتے. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس ٹائم. یہ واقعہ رانا صاحب بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. ماضی کی حکومتوں کے آپس کے اپنے انٹرسٹ تھے اور پہلی دفعہ جو عمران خان آیا اس کے اپنے کوئی انٹرسٹ, ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے اور اس نے فوری طور پہ اس معاملے پہ جو ہے نا وہ جو لوگ انوالو تھے اور ان کو برملا اس نے اظہار بھی کیا ہے اور اس نے بڑا سخت پیغام بھی پہنچایا ہے. اور ٹھیک ہے لنگا صاحب, آپ کی ریسرچ بڑی ہے سی پیک پہ بھی اور آپ کافی لکھتے بھی رہتے ہیں اس حوالے سے. تو سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ سارا تماشا تھا جو لداخ کے بارڈر پہ لڑا جا رہا تھا, جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے؟ میں سمجھتا ہے جب سے یہ سی پیک کا جو منصوبہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں اور اس کو وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان وہ ایک اپنی منزل کی جانب گامزن ہے. یہاں پہ خوشحالی کا دورہ ہوگا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو سبوتار کیا جائے تاکہ پاکستانی جو ہے نا آگے اپنی خوشحالی کی طرف ان کے رکاوٹیں وہ پیدا کی جائیں. بھارت اس حوالے سے جو ہے نا آئے روز جو ہے نا پاکستان میں اس طرح کے معاملات کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, اب یہ کیا سچویشن ہے اس ٹائم بارڈر پہ؟ روز خبریں آتی ہیں کہ جھڑپ ہو رہی ہے, آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کشمیر میں کیا صورتحال ہے اس ٹائم؟ پاکستان کے جو زیر تسلط کشمیر ہے اس میں حملے کر رہا ہے بھارت؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ 330 ایام کے وہ پوری رپورٹس دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جو انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ باقاعدہ اس میں درج کیا ہے کہ ہندوستان کی جو افواج ہے اس نے آزاد کشمیر کے جو مختلف اضلاع ہیں اس نے وہاں پر وادی نیلم, اسی طرح اس نے کھوئی سیکٹر میں, چھمجوڑیاں میں اور اسی طرح مظفر آباد میں چکوٹھی کے مقام پر اس نے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی ہی نہیں کی بلکہ وہاں عام شہریوں کو, سویلین کو شہید کیا. کھوئی اور شوپیاں میں تو انہوں نے بڑا, یہ آزاد کشمیر کے جو میں جن علاقوں کی بات کر رہا ہوں آئے روز وہ نکیال سیکٹر کو دیکھ لیں, نکیال سیکٹر وہاں پر گھر کے گھر جو ہیں وہ مسمار کر دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ میں ہماری پاک فوج نے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا. لیکن ہندوستان چونکہ اتنا سازشی ہے, وہ اتنا تخریب کار ہے کہ اس نے پورے خطے کو جو ہے وہ لپیٹ میں رکھا ہے تاکہ ایک تو سارے ممالک جو ہیں وہ ان کو یہ بات بتانے کی وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں چین کے ساتھ بھی ہوں, میں پاکستان کے ساتھ بھی ہوں. میں یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا لنگا صاحب, یہ کیا چکر ہے کہ یہ کیا بھارت اکیلا کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی سازشی تھیوری جو آتی رہتی ہیں کہ بڑی ساری قوتوں نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے اور یہ اپنی فوج مروا رہا ہے کسی کے کہنے پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں رانا صاحب, اس میں عالمی طاقتیں بھی شامل ہیں. وہ انہوں نے انڈیا کو آگے کیا ہوا ہے چونکہ انڈیا ہے کہ وہ پاکستان کا وہ دشمن ہے, تو وہ اس کے حوالے سے جو ہے اپنے جو عزائم ہیں وہ پورے کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا یہ انٹرنیشنل طاقتوں کے ہدف کیا ان کا؟ سی پیک ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, کیا ہدف ہے اس کو؟ کیونکہ چائنا پاکستان میں پوری طرح جو ہے نا وہ شامل ہو رہا ہے اور پاکستان کی ترقی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, اربوں ڈالر کی اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ سی پیک کسی طرح یہ نہ بنے اور یہ اس کو سبوتار کیا جائے.
اب کیا سچویشن ہے لداخ بارڈر کی اور چائنا سے ریلیٹڈ جو علاقہ ہے وہاں پہ آرمی ڈپلوائے کی جا رہی ہے, کشمیر میں ظلم کا بہار گرم کیا جا رہا ہے, آپ کی بات ہوئی ہے کشمیریوں سے, کشمیری کیا سمجھ رہے ہیں؟ ادھر خوف کا ماحول ہے, روز کتنے جنازے پڑھے جا رہے ہیں وہاں پہ, کیا سچویشن ہے ادھر وہاں پہ اس وقت؟ رانا صاحب جو کشمیر کی کرنٹ سچویشن ہے گزشتہ کئی دنوں سے, وہاں تو کشمیر کو تو قتل گاہ بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر تو آئے روز لاشیں کشمیریوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ اس وقت چیخو پکار کر رہے ہیں اور وہ آرمی برادری سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کب دو گے. دیکھیں اس تیمور آزاد ہو گیا ہے, فلسطین کو مبصر کا درجہ مل گیا ہے. بہت شکریہ ہمایوں زمان مرزا صاحب اور ممتاز سلیم لنگا صاحب. ناظرین آپ نے دونوں پینلسٹ کی گفتگو جانی ہے, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.